हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो ये है पार्ट 2 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, जिसमें हम ओवरऑल डील करेंगे मेंटेनेंस को। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस अगर हिंदू लॉ के अंदर देखा जाए तो वो सिर्फ हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट ही नहीं, वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी कवर अप होता है। बात करते हैं कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है मेंटेनेंस हिंदू लॉ में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस कहाँ पे पाया जाता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस जो है सेक्शन 24 और 25 जो है वो बात करता है मेंटेनेंस का। देखते हैं सेक्शन 24 क्या कहता है। सेक्शन 24 कहता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। तो जब प्रोसीडिंग चलते रहती है और उसी के बीच में जब मेंटेनेंस दिया जाता है तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। और इसका दूसरा नाम है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, और इसको इंटरीम मेंटेनेंस भी कहते हैं, जो कि प्रोसीडिंग के ही समय क्या किया जाता है, दिया जाता है। और एक मेंटेनेंस होता है जो कि सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होता है, वो होता है मेंटेनेंस एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, या जिसको परमानेंट एलिमनी भी कहते हैं। आइए इसको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक और बात जान लेते हैं कि सेक्शन 24 और 25 जो है ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलता है और इससे हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंटेनेंस क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट देखेगा कि वो मेंटेनेंस सही है कि नहीं, और वीकर पर्सन को क्या किया जाएगा, मेंटेनेंस इसमें दिया जाता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। सेक्शन 25 जो कि मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट है, इसके बारे में समझते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियली जो है पार्टी को जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन होता है, सूट्स होता है और मेंटेनेंस होता है, वो कवर अप करवाना है, उनको दिलवाना है। अगर मैटर कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 चल रहा है, तो सेक्शन 24 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंटली क्या है, वो एप्लीकेशन फाइल नहीं होगा। वो एप्लीकेशन तभी फाइल होगा जब इस सेक्शन के अंदर कोई सूट जो हो कोर्ट में चल रहा हो। 9 जिसमें क्या कहता है, 9 है जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कहता है। 10 जो है वो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन का, वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज, ये सब का बात जो करता है सेक्शन, जिसके अंतर्गत अगर कोई सूट चल रहा है। तो 24 के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट फाइल कर सकते हैं। और ये क्या है, ये टू हस्बैंड एंड वाइफ हु हैज नो इनकम, ये दोनों को मिल सकता है, हस्बैंड या वाइफ जो जिसका भी इनकम अगर नहीं है तो उस दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। और कोर्ट ऑर्डर देके क्या कर सकती है, कॉस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस दिलवा सकती है। और इसका इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं फाइल हो सकता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और कोर्ट कभी भी मेंटेनेंस देने से पहले क्या करेगी, इनकम कंसिडरेशन में लेगी हस्बैंड और वाइफ का, जो दोनों का इनकम को देखा जाएगा। जो फाइल कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए उनका भी इनकम देखा जाएगा, और जो मेंटेनेंस देंगे उनका भी इनकम देखा जाएगा। तो दोनों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। परमानेंट एलिमनी या जिसको परमानेंट एलिमनी कहते हैं, जो सेक्शन 25 में कवर होता है, ये कब दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द सूट दिया जाता है। और ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर, अगर सेक्शन 9 से 13 तक में अगर कोई एप्लीकेशन चल रहा था और उसमें सूट में जजमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया है, तो फिर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सेक्शन 25 के अंतर्गत परमानेंट एलिमनी मान सकते हैं। और व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्स आर एप्लीकेशन मेड फॉर मेंटेनेंस एट द प्राइम ऑफ पासिंग डिग्री, तो कोर्ट कब कब मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो यह उसी समय दे देगा जब वो डिग्री को पास कर रहा था, या तो कोई भी सब्सिक्वेंट टाइम में आफ्टर पासिंग द डिग्री। और कैसे किस किस मोड से दिया जा सकता है, तो एक ग्रॉस सम दिया जा सकता है कि पूरा पूरा सम दे दिया गया कि इतना आपको देना पड़ेगा, 40 लाख रुपया जो आपको एज एलिमनी दे देना होगा। या फिर मंथली सम होता है, मंथली बेसिस पे भी, या फिर पीरियोडिक सम होता है, पीरियोडिक बेसिस पे भी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंसिडरेशन ग्रॉस सम ही किया जाता है। अब लिमिट क्या है इस मेंटेनेंस का, तो ये अप टू लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी दिया जाता है। आगे बात करते हैं। अब कोर्ट जब भी मेंटेनेंस फाइल कर रहा हो तो इस 4 पॉइंट्स को क्या करता है, वो कंसिडरेशन करता है। जैसे इनकम, रिस्पोंडेंट का इनकम या प्रॉपर्टी का इनकम, जो एप्लीकेशन फाइल किया उसका इनकम देखा जाता है, प्रॉपर्टी देखा जाता है, दोनों पार्टी का सरकम कंडक्ट देखा जाता है कि कैसे है, क्या है, उनका पूरा बिहेवियर देखा जाता है। और कुछ अदर सरकमस्टांसेस है, उसको भी मद्देनजर रखते ही कोर्ट क्या है, परमानेंट एलिमनी अवार्ड करती है। अगर परमानेंट मनी अवार्ड हो जाए और कुछ सिचुएशन में चेंजेस आ जाए, तब क्या होगा, तो अंडर सेक्शन 25 का सब 2 क्या कहता है कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ आइदर पार्टी।
तो अगर 20 और चेंज इन आइदर पार्टी रीमैरी 25(3) क्या कहता है कि या तो कुछ 25(2) कहता है या तो सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हो जाए, और 25(3) कहता है या तो दोनों में से कोई भी पार्टी क्या कर ले, शादी कर ले, या फिर वाइफ जो है अनचेस्ट हो जाए या हस्बैंड जो है एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो जाए, तब क्या होगा, वो परमानेंट मनी जो है एलिमनी दिया गया था या जो भी दिया गया था मेंटेनेंस, उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, अब कितना क्वांटिटी ऑफ मेंटेनेंस देखा जाता है, तो इसके लिए बेसिकली कोई रूल या अमाउंट डिफाइन नहीं है। ये इसमें मीन्स और कंडक्ट देखा जाता है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज देखा जाता है, एजुकेशन देखा जाता है, जिसकी अगर हस्बैंड या वाइफ को मिल रहा है तो उसका एजुकेशन देखा जाता है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, खुद को मेंटेन कर सकता है कि नहीं, अगर नहीं कर सकता है तो दिया जाएगा, कर सकता है तो दिया जाएगा, नहीं कर सकता तो दिया जाएगा, कर सकता है तो नहीं दिया जा सकता है। कितना चिल्ड्रन, अगर 5 चिल्ड्रन है तो ज्यादा एलुमनी दिया जाएगा, अगर 2 चिल्ड्रन है तो थोड़ा कम दिया जा सकता है। स्पाउस अर्निंग कैपेसिटी, जो स्पाउस उसका अर्निंग कैपेसिटी क्या है, और भी रीजनेबल ग्राउंड को देख के क्या किया जाता है, क्वांटिटी जो है वो डिसाइड किया जाता है मेंटेनेंस का। अब बात करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एंड 1956 के मेंटेनेंस को लेके। तो ये जो है इसमें पहले तो सेक्शन 18, इसमें कुछ लोग जो है वो इंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें मेंटेनेंस के लिए कौन इंटाइटल है, तो वाइफ जो कि सेक्शन 18 के अंदर आती है। फिर दूसरे विडो डॉटर इन लॉ जो कि सेक्शन 19 के अंदर आती है। फिर चाइल्ड या एजेड पेरेंट है जो सेक्शन 20 के अंदर आते हैं। और कुछ अदर डिपेंडेंट है डिसीज के जो कि 21 से 22 आते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे आगे के सेक्शंस में। अभी आगे बात करते हैं कि सेक्शन 18 क्या कहता है। तो इस प्रोविजन के अनुसार एक हिंदू वाइफ जो है, वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, शॉल बी इंटाइटल्ड टू मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड। तो कोई भी हिंदू मैरिड वुमेन वाइफ जो कि इस एक्ट के पहले या बाद के में कमेंसमेंट के, अगर वो शादीशुदा थी, उस मैरिड थी, तो वो शैल क्या होगी, एंटाइटल्ड होगी, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, मेंटेनेंस के लिए उसके पूरे लाइफ टाइम में। और हिंदू वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग क्लेम टू मेंटेनेंस, फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। और हिंदू वाइफ क्या कर सकती है, एक सेपरेट होम का भी डिमांड कर सकती है। कब कब किसके सिचुएशन में कर सकती है, तो अगर वो डिजर्शन कर रहा है, वो अपने आप से उसको मतलब दूर करना चाह रहा है हस्बैंड, तब। अगर वो जो है वाइफ को क्रुअल्टी के साथ ट्रीट करता है, तब। अगर वो जो है दूसरा वाइफ रखता है, तब। या वो कोकोबिना जब वो रखैल को रखता है, तब एक ही हाउस में। और अगर वो हिंदू से मुस्लिम या कोई अलग रिलीजन में ट्रांसफर हो चुका है, तब। या कोई और जो भी काउज हो रीजनेबल कि सेपरेट रहना है, तो ये सारे ग्राउंड पे क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि हिंदू वाइफ को क्या मिलेगा, एक सेपरेट घर मिलेगा रहने के लिए सेक्शन 18 के अंदर। और सेक्शन 18 सिर्फ क्या करता है, वाइफ को देता है मेंटेनेंस का राइट का क्लेम। इसमें सिर्फ वाइफ को राइट है कि मेंटेनेंस का क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। सेक्शन 18 एक और बात करता है, वो बोलता है हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस। तो हिंदू वाइफ कब सेपरेट रेसिडेंस और मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होंगी, तो फ्रॉम हर हस्बैंड, जब वो अनचेस्ट हो जाए, अपवित्र हो जाए, या फिर वो कन्वर्ट कर ले हिंदू रिलीजन से अदर रिलीजन में, तब क्या होंगी, वो मेंटेनेंस के लिए वो नहीं होंगी, मेंटेनेंस उनको अवार्ड नहीं किया जाएगा और मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल वो नहीं होंगी। सेक्शन 19 का बात करते हैं। सेक्शन 19 जो है एचएएमए 1956 का, ये क्या कहता है, तो हिंदू वाइफ वेदर मैरिड और बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय हर फादर इन लॉ। तो एक हिंदू वाइफ है जो कि मैरिड थी इस एक्ट के आने के बाद, वो इंटाइटल्ड होगी मेंटेनेंस के द्वारा, किसके द्वारा, अगर उसका पति मर जाता है तो उसके फादर इन लॉ के द्वारा क्या होगी, मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड होगी। और अगर वो शी इज अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग, अपने खुद के अर्निंग से और उसके प्रॉपर्टी से, या फिर उसका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ, इस सारे सिचुएशन में अगर वो मेंटेन अपने को आपको नहीं कर पा रही, तो उसके हस्बैंड के स्टेट या फादर या मदर उनको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। या सन और डॉटर, जो उसके फादर, उसका जो सन और डॉटर था वो उसको मेंटेन करेगा। Any obligation under subsection 1 shall not be enforced if the father-in-law has not means to do so far for any corporational property in his possession, out of it the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation is to be remarriage of the daughter-in-law। वही बात करता है कि फादर इन लॉ का कुछ ऑब्लिगेशन है जो कि मानना पड़ेगा, जो सेक्शन 1 में दिया हुआ है क्लॉज में। आगे बात करते हैं सेक्शन 20 का। तो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स को भी क्या है, राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का। And subsection 2, the Hindu is bound to during his lifetime to maintain her legitimate or illegitimate children or son or aged his or aged parents।
तो एक हिंदू क्या है, इंटाइटल्ड है अपने मेंटेन करने का, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट सन हो उसको, चिल्ड्रन हो उसको, या अपने एजेड पेरेंट्स को, उसको भी मेंटेन करने का क्या है, उसको वो बाउंड है, उसको करना ही पड़ेगा। अब अलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड में क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर एज लाइम टू चाइल्ड। जब माइनर है, जब चाइल्ड एक माइनर है, तो वो क्या कर सकता है, वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, अपने फादर या मदर से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एजेड पेरेंट और डॉटर हु इज अनमैरिड एक्सटेंड सो फार दैट पेरेंट्स और अनमैरिड डॉटर हैज द केस में बी इज अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और आउट ऑफ हिज और ओन अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी। और उसको पेरेंट्स को भी करना होगा और अपने अनमैरिड डॉटर को भी मेंटेन करना होगा, अगर वो लोग अपने आप को नहीं कर सकते हैं तो मेंटेन। इन दिस सेक्शन पेरेंट इंक्लूड अ चाइल्डलेस स्टेप मदर। और सेक्शन के अंतर्गत पेरेंट जो है उसका स्कोप को ब्राइडर किया गया और स्टेप मदर को भी इसमें रखा गया। वैसे स्टेप मदर जिसका कोई बच्चा नहीं होगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा एक हिंदू मैन को। सेक्शन 21 जो है वो डिपेंडेंट को डिफाइन करता है। अब डिपेंडेंट कौन हो सकता है, तो डिपेंडेंट फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंट मीन द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज। तो वो डिसीज जो मर गया है उसका ये कुछ रिलेटिव्स जो है वो उसके डिपेंडेंट में आएंगे, जैसे हिज और हर फादर, हिज और हर मदर, उसकी जो विडो वाइफ है एज लॉन्ग शी डज नॉट रीमैरी, और उसका जो सन है, उसकी अनमैरिड डॉटर है, उसकी विडो डॉटर है, उसकी विडो डॉटर इन लॉ है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन है, या लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट डॉटर है, तो ये सारे जो है ये होते हैं डिपेंडेंट डिसीज के। ठीक है, तो ये सेक्शन 21 बताता है कि डिपेंडेंट कौन कौन होंगे डिसीज के। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 22 का, तो ये बताता है कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट को भी क्या है, मेंटेनेंस का अधिकार है। सबसेक्शन 2 ऑफ द हायर्स ऑफ डिसीज हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय द फ्रॉम द डिजीज। तो हिंदू जो है वो बाउंड होगा, आयर्स ऑफ द डिसीज हिंदू, जो आयर्स है डिसीज हिंदू का वो बाउंड होगा, वो सारे डिपेंडेंट को क्या करना, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो हम बताएं कि क्या क्वांटिटी होगा, क्या अमाउंट होगा, क्वांटम जो है पहले ही डिसाइड किया, ऐसा कुछ सच रूल नहीं है। कोर्ट अपने दिमाग से लगा के, उसके इनकम से, उसके प्रॉपर्टी से, उसके लाइफस्टाइल से, ये सारा चीज लगा के अपने दिमाग से एक अमाउंट जो है वो फिक्स करती है, जो कि सेक्शन 23 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 24 का, क्लेमेंट टू मेंटेन शुड बी हिंदू। जो क्लेमेंट है, जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रहा है हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा हिंदू होना चाहिए, सीज टू बी हिंदू। ठीक है, और कोई और रिलीजन में नहीं रहना चाहिए। सेक्शन 24 बात करता है, स्ट्रिक्ट रूल है। सेक्शन 25 बात करता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर और चेंज ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो हम जैसे कि पहले बताएं कि अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाता है, पर्सन जिसको मेंटेनेंस मिला था वो रीमैरी कर लेता है या कन्वर्जन कर लेता है, तो इन सारे कुछ केसेस में क्या होगा, जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा या कुछ हो सकता है, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डेप्थ टू है प्रायोरिटी। सेक्शन 26 कहता है कि जो डेप्थ होंगे डिसीज पर्सन के, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। मेंटेनेंस से पहले सारा डेप्थ को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। मेंटेनेंस व्हेन टू अ चार्ज, तो डिपेंडेंट क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी अ चार्ज ऑन द ई स्टेट ऑफ दिस डिसीज। तो जो डिसीज है और जो डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है, तो वो जो डिसीज का जो ई स्टेट है उस पर क्या रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये कोर्ट के ऑर्डर से, डिक्री से, या एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट एंड ओनर ऑफ द ई स्टेट क्या होगा, उसको मिलेगा, उस पर उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस, सेक्शन 28 कहता है, तो व्हेन अ डिपेंडेंट हैज राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ ई स्टेट, सच ई स्टेट और देयर ऑफ इज ट्रांसफर, द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ द ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ द राइट ऑफ द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूड बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट। मान लो क्या होता है कि एक जो डिसीज पर्सन था वो विल बना के मर गया, और विल में क्या किया, एक पर्सन को क्या किया, पूरा अपना प्रॉपर्टी जो है एज अ गिफ्ट दे दिया। और जब ऐसा होता है एज अ प्रॉपर्टी अपना गिफ्ट दे दे, और अगर उस पर्सन को ये चीज पता रहे कि उसके पीछे कुछ उनके जो आयर्स है वो उनको मेंटेनेंस चाहिए होगा, तब तो क्या होगा, उनको मेंटेनेंस मिलेगा, उस जो आदमी है उसको उनके आयर्स को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर उनको नहीं पता होगा कि उसके आयर्स थे और वो मतलब सही वे में काम किया होगा, गुड फेथ में लिया होगा, और उसको नहीं पता होगा, तो फिर वो लाइबल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। दूसरा चीज क्या, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसे के बदले प्रॉपर्टी लिया और उसके बाद मेंटेन को क्लेम कर रहा हो। यहाँ पे पैसे के बदले अगर प्रॉपर्टी ले लिया गया तो ये फिर सेल हो जाएगा। तो ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर भी बहुत जरूरी है, ये सेक्शन 28 बात करता है। तो गाइज मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा टॉपिक कवर अप कर सकते हैं। तो थैंक यू।